चलिए नया चैप्टर आज चालू होगा। पिछला क्वेश्चन याद कर रहे हैं कि नहीं सब? पिछले प्रश्न को लगातार याद करते रहिए। वही एक तरीका है, भुला जाते हैं तो बार बार रिवाइज करिए, बार बार। एक चीज को 10 बार रिवाइज करिएगा, फिर भूलने का तरीका ही नहीं मस्तिष्क को पता लगेगा। तो बार बार रिवाइज करना है। भूलना तो मस्तिष्क का फितरत है। आप कुछ भी चीज को याद करिएगा तो एक समय के बाद भूलिएगा ही। समझे कि नहीं समझे? तो आप बार बार याद करिए, लगातार याद करिए, रिवीजन पर पूरा फोकस रखिए। और नहीं संभल रहा है तो कंपटीशन छोड़ दीजिए। आइए 11 नंबर का चैप्टर है आपका मेटल यानी धातु। मेटल के बारे में पढ़ना है। अब तक हम जान चुके हैं कि तत्व जो है 118 है। 118 तत्वों की अब तक खोज हो गई है। 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। और 118 तत्व को गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु जो है, जो धातु है वो तत्व है, अधातु जो है वो भी तत्व है, और उपधातु जो है वो भी तत्व है। तो अब तक जो 118 तत्वों की खोज हुई है, उन्हीं तत्वों को गुणों के आधार पर मुख्यतः 2 ही भागों में बांटा जाता है, धातु और अधिकतम हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। हालांकि 118 तत्व में अधिकांश तत्व क्या है? लगभग 80% तत्व क्या है? अधातुओं की संख्या मात्र कितनी है? और कुछ उपधातु है, कुछ उपधातु है। तो अधिकांश तत्व जो है वह क्या है? धातु है, मेटल है। अधातुओं की संख्या मात्र कितनी है? 22 है। तो तत्व को मुख्यतः 2 भागों में जो बांटा गया है वो गुणों के आधार पर बांटा गया है। यानी कि धातु कौन होगा, इसके लिए कुछ गुण तय कर दिए हैं, और वो गुण अगर है तो वो धातु है, और अगर वो गुण नहीं है तो वो फिर धातु नहीं है। और जो धातु नहीं है वही क्या है? अधातु है। वही क्या है? अधातु है। तो तत्व का जो बंटवारा हुआ है धातु अधातु में, वो गुणों के आधार पर ही हुआ है। और 118 तत्व में धातु कौन है? हालांकि अधिकांश तत्व धातु ही है, फिर भी 118 तत्वों में धातु कौन होगा? धातु कौन होगा, इसकी पहचान हम करेंगे केवल एक आधार पर। वो है दोस्तों किसके आधार पर? गुणों के आधार पर तय करेंगे। किसके आधार पर तय करेंगे? गुणों के आधार पर तय करेंगे कि
कौन कौन से गुण धातु में होते हैं। क्लियर हो गया। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उन 118 तत्वों को गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा गया है। हालांकि तत्वों के दो ही मुख्य भाग है, धातु और अधातु। अब धातु या अधातुओं का जो बंटवारा हुआ है तत्व में, वो गुण के आधार पर हुआ है। इसीलिए हमें धातुओं की पहचान करने के लिए धातु के गुणों को समझना पड़ेगा कि आखिर जो तत्व धातु होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं धातु के गुण को। और एक बात समझिए, गुणों का भी अध्ययन दो तरह से किया जाता है। एक धातु के भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। धातु के गुणों का भी अध्ययन हम कितने भागों में करेंगे? धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और धातु के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण मतलब रंग, रूप, आकार, क्वथनांक, गलनांक, ये सब क्या है? और रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम ये तय करते हैं कि भिन्न भिन्न धातु अन्य से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। यानी रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम उन गुणों की चर्चा करते हैं जिनमें धातु भिन्न भिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया किस प्रकार करता है धातु, इसकी चर्चा हम किस में करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम धातु के भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब एक एक करके गुणों को समझिए कि धातु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पहला गुण ये है कि जो भी तत्व धातु है उनकी विशेषता होती है कि उनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, एक होती है या दो होती है या तीन होती है, तीन से अधिक नहीं होती। तो धातुओं की सबसे बड़ी विशेषता की धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो एक होती है या तो दो होती है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है, या किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है, निश्चित रूप से वो तत्व धातुओं के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम जो है आपका धातु है, इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। उसी तरह आपका मैग्नीशियम धातु है, इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एल्युमिनियम धातु है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। कार्बन जो है इसका परमाणु संख्या 6 है, इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या कार्बन धातु होगा? कार्बन धातु नहीं होगा। धातु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या धातुओं के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होता है। क्लियर हो गया? सबसे पहली विशेषता समझ गए।
अब दोस्तों ये तो जान गए कि जो भी तत्व धातु होंगे उसके अंतिम कक्षा में या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होगी। धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में या संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 नहीं हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते हैं, 8 नहीं हो सकते हैं, 1 या 2 या 3 हो सकते हैं। अब इसके दो अपवाद हैं, और इसके दो अपवाद है कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 और हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम धातु नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? तो धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके दो अपवाद है। कौन कौन? हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो अधातु है। हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो भी अधातु है। जो गैस होते हैं दोस्तों वो अधातु ही होते हैं, गैसीय तत्व धातु होते। क्लियर हो गया? पहला समझ गए? अब मान लीजिए कि आपको भिन्न भिन्न तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा। आपको भिन्न भिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा और कहेगा कि इसमें पता लगाइए कि कौन सा तत्व धातु है, तो आप पता लगा लीजिएगा कि नहीं लगाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और ठीक अंतिम कक्षा को देखेंगे। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो निश्चित ही वो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अंतिम कक्षा में 2 होगा, निश्चित ही वो धातु का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और अंतिम कक्षा में 3 है तो वो भी क्या होगा? क्लियर हो गया? और ये धातु का सबसे प्रमुख गुण है। ये धातु के सबसे प्रमुख गुण है कि धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या पहला गुण क्लियर हो गया? पहले गुण के आधार पर धातु का पहचानना संभव हो गया कि नहीं हो गया? मान लीजिए ढेर सारे तत्व दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन धातु है, तो सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 होगा। तो आइए दूसरे गुणों पर। धातु का दूसरा प्रमुख गुण है, धातु का दूसरा प्रमुख गुण है कि धातु जो होते हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धातु जो होते हैं, धातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। आप ये जान गए हैं कि धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और धातु जो है उस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेते हैं? धन आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जैसे सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम आयन बन जाता है और ये धन आयन बन जाता है। मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बन जाता है। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन था, ये भी तीनों इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है और आयन बन जाता है। तो जो धातु होते हैं वे अपने इलेक्ट्रॉन की त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस प्रकार के आयन का निर्माण करते हैं? और जो धन आयन का निर्माण करते हैं उसे हम विद्युत धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, विद्युत धनात्मक कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं।
तो धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु के परमाणु धन आयन का निर्माण करते हैं। या जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, जो धातु होते हैं वो विद्युत। अधातु जो है उसमें दो अपवाद है। एक आपका हाइड्रोजन है जो धन आयन बना सकता है, और एक अमोनिया है जो एक हाइड्रोजन का त्याग करके अमीनो ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो जो धातु होते हैं ना वही आयन धन आयन का निर्माण करते हैं। धन आयन का निर्माण धातु के अतिरिक्त अधातु नहीं कर सकते, जिसके दो अपवाद है। एक हाइड्रोजन अधातु होकर भी ये धन आयन का निर्माण करने में सक्षम है। हालांकि हाइड्रोजन ऋण आयन का भी निर्माण करता है और धन आयन का भी निर्माण करता है, और दूसरा अमीनो वाला ग्रुप है जो धन आयन का निर्माण कर सकते हैं। अमोनिया एक हाइड्रोजन त्याग करके अमोनियम बना लेता है, और अमोनियम धन आयन है, और अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो दोनों अधातु है। दोनों अधातु है। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो दूसरा गुण समझ गए। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो धातु होते हैं वो किस प्रकार के आयन बनाते हैं? धातुओं की प्रकृति क्या होती है? धातुओं की प्रकृति क्या होती है? कोई दिक्कत नहीं ना? ये NH3 होता है, ये NH3 होता है। तो पहला नियम में भी दो अपवाद था, दूसरा नियम में भी दो अपवाद है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला पर आए दोस्तों, अगला गुण पर आइए, तीसरे गुण पर। धातु किस प्रकार के आयन बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक या दो या तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में नहीं होते हैं। धातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं या विद्युत धनात्मक? धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। तीसरे गुणों पर आइए। तीसरे गुण मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आप ये समझिए कि आघात वर्धनीयता क्या है। दोस्तों, जब धातु पर हथौड़े से चोट मारेंगे ना तो वो चकनाचूर नहीं होगा। वो चकनाचूर, आप कांच पर प्रहार कीजिए चकनाचूर हो जाएगा। आप कोयला पर हथौड़े से प्रहार करिए चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जो धातु होते हैं ना, उन धातुओं पर हथौड़े से प्रहार करने पर, धातुओं पर हथौड़े से प्रहार करने पर वह चकनाचूर नहीं होते हैं, बल्कि फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। धातु पर हथौड़े से प्रहार करने पर उनमें फैलने का जो गुण आ जाता है, या उनमें फैलने का जो गुण मौजूद है, उसी गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। इसके विपरीत जो अधातु होते हैं ना, उस पर आप हथौड़े से चोट मारिए, वो चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। तो धातुओं पर हथौड़े से प्रहार करने पर धातु फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, और एकदम पतले
कागज के स्वरूप तक भी आ सकते हैं। कुछ धातु इतने ज्यादा आघात वर्धनीय होते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इस गुण का क्या मतलब हुआ? इस गुण का मतलब हुआ कि धातु पर हथौड़े से प्रहार करने पर वो फैलते जाएगा, फैलते जाएगा और फैलते जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि हम तो जान गए कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण मौजूद है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि सभी धातुओं में एक समान आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण एक समान नहीं होते हैं। कुछ धातुओं पर हथौड़े से चोट मारने पर वो बहुत ज्यादा फैलते हैं, जबकि कुछ कम फैलते हैं। तो धातुओं में तो आघात वर्धनीयता का गुण होता है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, लेकिन सभी धातुओं में एक समान रूप से आघात वर्धनीयता का गुण पाया। सभी धातुओं में एक समान रूप से आघात वर्धनीयता का गुण पाया। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है? सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है? सोना। और सोना के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? चांदी का आता है। किसका आता है? सभी धातुओं में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है? दूसरा स्थान किसका आता है? चांदी का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? सोना तो इतना ज्यादा आघात वर्धनीय होता है कि उसको पीट पीट करके कागज से भी पतला किया जाता है। कागज देखे है ना, उसका भी 4 हिस्सा कर दीजिए, उतना पतला हो सकता है सोना, उतना पतला। क्लियर? चौथा गुण पर आए। अब तक हम कितने गुणों को समझ चुके हैं? धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातु में आघात वर्धनीयता एक समान नहीं होती है, एक समान। अब अगला गुण है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी क्या? तन्यता। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसका अधातुओं में बिल्कुल अभाव है, नहीं पाया जाता है। अगर किसी तत्व में तन्यता का गुण मौजूद है, निश्चित वो तत्व धातु है। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता के गुण का क्या मतलब हुआ? तन्यता के गुण का क्या मतलब हुआ? तो तन्यता के गुण का मतलब हुआ कि अगर धातु पर दोनों तरफ से अगर बल लगाते जाए, दोनों तरफ से इसे बल लगाकर खींचे, तो ये एकदम पतले तार के शक्ल में आ सकता है। पतले तार के शक्ल में आ सकता है। धातु को आप खींचते जाइए, वो तार के शक्ल में परिवर्तित होते जाएगा, तार के शक्ल में। और धातु को खींचने पर उसके तार के शक्ल में परिवर्तित हो जाने के गुण को ही क्या कहते हैं? धातु को दोनों तरफ से खींचने पर उनमें तार के स्वरूप में आ जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि तन्यता के गुण धातु में होते हैं, लेकिन फिर वही बात कि सभी धातु में तन्यता एक समान नहीं होती है।
सभी धातु में तन्यता का गुण मौजूद है, लेकिन सभी धातुओं में तन्यता एक समान। और यहां पर भी आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है, और सब दूसरा स्थान किसका है? सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है, और सबसे दूसरा स्थान किसका है तन्यता में? यानी कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु है, जबकि आघात वर्धनीयता और तन्यता में दूसरा स्थान किसका आता है? किसका आता है? चांदी का आता है। अब सोना की आघात वर्धनीयता तो आप देख लिए थे कि सोना इतने ज्यादा आघात वर्धनीय है कि उन्हें पीट पीट कर कागज से भी पतला किया जा सकता है, उसे पीट पीट कर कागज से भी पतला किया जा सकता है। अब वही सोना के गुणों, सोना के तन्यता का अंदाजा लगाइए कि 1 ग्राम सोना, कितना ग्राम? 1 ग्राम सोना को अगर खींचने लगेगा तो कितना किलोमीटर तक खिंचाएगा? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जाती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोना कितने ज्यादा तन्य होते हैं, सोना कितने ज्यादा तन्य होते हैं। क्लियर? 4 गुणों को समझ गए? चार गुण समझे कि नहीं? धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं, लेकिन सभी धातु की आघात वर्धनीयता और तन्यता एक समान नहीं होती है। सभी धातु की आघात वर्धनीयता और तन्यता एक समान। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु कौन है? सोना है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु कौन है? आइए 5वें गुणों का हम जिक्र कर ले। धातु जो है, अलग क्या कर दे, चले जाइएगा ऐसे में, समझिए क्लास में एकदम पूरा ध्यान दीजिए। देख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्लास में हर बात याद हो जाए। घर पर डायरेक्ट जाकर प्रश्नों को बनाइएगा आप लोग। अब जो धातु है वे उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते, कंडक्टर होते। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जब अधातु की बात करिएगा ना, तो अधातु उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। अधातु जो है उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब यहां पर एक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि इसके विपरीत अधातु जो होते हैं वह उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं अधातु। तो ऐसा क्यों? आखिर धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक है, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, तो क्यों हैं? तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक इसलिए हैं क्योंकि धातु में पाए जाते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका अधातुओं में अभाव होता है। तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं कि क्योंकि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। अब यहां पर एक और सवाल को समझ लीजिए कि आप जान गए कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही कारण है कि धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जब किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, जब किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर स्वतंत्र है तो वही क्या है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन की भूमिका में तब ही होगा जब अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा परमाणु का अंतिम कक्षा में, तब वह मुक्त नहीं रहेगा, वो बंधित हो जाएगा और वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु नहीं जा सकता है। तो आप तो पहली बार समझ गए थे कि धातु के जो परमाणु होते हैं उसके अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र गमन ही उष्मा या विद्युत का चालन करता है। और यही कारण है कि धातु उष्मा और विद्युत का, और अधातुओं में यही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव है, और यही कारण है कि अधातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, सॉरी कुचालक होते हैं। क्लियर हुआ? अब आप ध्यान दीजिए कि धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक है क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है। इसका एक अपवाद है, एक आपका ग्रेफाइट और दूसरा है काला फास्फोरस। काला फास्फोरस फास्फोरस का एक अपर रूप है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ये दोनों अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का क्या है। अब ये ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट या काला फास्फोरस, ग्रेफाइट या काला फास्फोरस अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक क्यों है? तो उसका भी कारण है कि ये अधातु ऐसे हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह उष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दो ऐसे अधातु हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वे दो अधातु भी उष्मा और विद्युत के क्या है। और वे दो अधातु कौन कौन है? ग्रेफाइट और काला। क्लियर हुआ? बात को समझे? ये क्या गुण था? सब याद होते जा रहा है कि नहीं? क्लास में ही याद कर लेंगे। धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, धातु तनी होते हैं, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न, सॉरी अगला गुण, अगला गुण है कि धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रवनांक, और दूसरा
बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या कहते हैं, क्वथनांक। ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं, मतलब अधिक होते हैं। अब यहां पर यह भी समझना है कि धातु के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, मतलब अधातुओं के तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगर कुछ अपवाद वाले अधातु को छोड़ दे तो सभी अधातुओं के तुलना में धातु का द्रव्यमानांक अधिक होता है, सभी अधातुओं के तुलना में धातु का क्वथनांक भी क्या होता है, यानी कि अधातुओं के तुलना में धातु के क्वथनांक भी अधिक होते हैं और धातु के द्रव्यमानांक भी क्या होते हैं। द्रव्यमानांक वह ताप है जिस पर ठोस धातु द्रव में बदल जाएगा और क्वथनांक वह ताप है जिस पर ठोस धातु द्रव से गैस में बदल जाएगा। अब ये बात तो आप समझ गए हैं कि जो धातु होते हैं उसके द्रव्यमानांक और क्वथनांक अधातुओं के तुलना में उच्च होते हैं। जो धातु होते हैं उनका द्रव्यमानांक और क्वथनांक अधातुओं के तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद है दोस्तों, इसके कुछ अपवाद है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जो क्षारीय धातु होते हैं, क्या क्षारीय धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसका द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं। यानी कि जो क्षारीय धातु है उनके क्वथनांक और द्रव्यमान ढेर सारे अधातुओं के भी तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम ये जाने कि जो धातु होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, अधातुओं के तुलना में ज्यादा होते हैं। लेकिन धातु में जो क्षारीय धातु है जिसको आप आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक अधातुओं से भी क्या होता है, कम होता है। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक अधातुओं से भी क्या होता है, कम होता है, कम। सोडियम का तो द्रव्यमानांक जो है, सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस। 98 डिग्री सेल्सियस पर ही सोडियम पिघलकर द्रव बन जाता है। और उसके विपरीत पोटेशियम का तो मात्र कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस। और तो और सीजियम का मात्र कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि यह कमरे के ताप पर क्या रहता है, कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। नॉर्मली हमारे कमरे का ताप 28 से क्या होता है, ऊपर होता है। तो सीजियम को आप अपने कमरा में रख दीजिएगा तो वो कमरे के ताप से पिघल जाएगा, क्योंकि सीजियम 28 डिग्री पर ही पिघलकर द्रव बन जाता है। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना, 28 डिग्री, यानी कि ये कमरे के ताप पर ही पिघल जाता है। क्लियर हुआ, बात को समझे और ध्यान रखिएगा। अधातु में एकमात्र अधातु पारा ही है जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। अन्य कोई अधातु द्रव अवस्था में, सीजियम द्रव अवस्था में है लेकिन किस ताप पर, और सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में इसलिए रहते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत कम है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए बातों को। धातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक अधातुओं के तुलना में क्या होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जिसके द्रव्यमानांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। वो कौन धातु है, क्षारीय धातु। कौन धातु है, कभी परीक्षा में डायरेक्ट दे देता है
जैसे आपके ऑप्शन में दे दिया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सोडियम, लोहा, कॉपर, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? सोडियम का होगा। आप याद रखिए कि क्षारीय धातु, क्षारीय धातु का द्रवणांक और क्वथनांक बाकी सभी धातुओं के तुलना में कम होता है। क्षारीय धातु का द्रवणांक और क्वथनांक बाकी सभी धातुओं के तुलना में कम होता है। लेकिन यहां पर एक और धातु के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एक और धातु के बारे में जानना पड़ेगा, और वो धातु है आपका गैलियम। कौन? गैलियम। गैलियम क्षारीय धातु तो नहीं है, लेकिन इसका भी मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। गैलियम क्षारीय धातु तो नहीं है, लेकिन इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मात्र कितना होता है? 30 डिग्री। सीजियम का 28 होता है, लेकिन गैलियम का कितना होता है? 30 डिग्री। और गैलियम के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे धातु है जिसको हाथ पर लेने से गल जाता है? गैलियम। कौन ऐसे धातु है जिसको हाथ पर लेने से गल जाएगा? गैलियम। क्योंकि मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री। अब मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना? तो हाथ पर लेंगे तो उसे 37 डिग्री मिलेगा, लेकिन और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? इसलिए हाथ पर ही या क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हाथ पर या क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हालांकि इसको हाथ पर ले सकते हैं क्योंकि ये हाथों से रिएक्शन, गैलियम मानव त्वचा से रिएक्शन, इसके विपरीत सीजियम जो है वो हमारे त्वचा को जला देगा। तो सीजियम को भी हाथ पर लेंगे तो वो गलेगा, लेकिन उससे पहले वो हमारे हाथों में जो है ना उसको जला देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। गैलियम भी रिएक्टिव होता है, लेकिन गैलियम की खासियत है कि यह मानव त्वचा के साथ रिएक्शन। अब गैलियम भी दोस्तों इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 30 डिग्री। यानी इस धातु को भी आप कमरे में रखिएगा तो निश्चित तौर पर वह किस अवस्था में रहेगा? लिक्विड अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सीजियम से मात्र 2 डिग्री ज्यादा। क्लियर हो गया? किन धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं? किसके? क्लियर है? यहां तक याद हो गया? धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 या 2 या? धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातु में आघात वर्धनीयता एक समान आघात वर्धनीयता नहीं होती है। धातु तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातु एक समान तन्य नहीं होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक धातुओं के तुलना में उच्च होते हैं, लेकिन क्षारीय धातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक सभी धातुओं के तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। क्षारीय धातु का द्रव्यमानांक और क्वथनांक सभी धातु के तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना है? 30 डिग्री। इस धातु को हाथ पर लेने से या क्या होगा? अगली विशेषता पर आइए, 7वीं विशेषता, 7वां नंबर होगा ना। धातु में एक खास प्रकार की चमक होती है
जिसे क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। जो धातु होते हैं ना, क्या? एक मिनट देख लेते। ओ मेटेलिक लस्टर, क्लस्टर लिखा हो, लस्टर लिखिए। मेटेलिक लस्टर, धातुई चमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो धातु में जो है एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब ग्रेफाइट को देखें, काला काला होता है। कोयला को देखें, कोयला को कोई चमक होती है? क्योंकि कोयला कार्बन है, अधातु है। लेकिन धातु के सतह चमकते हैं। और धातु की जो चमक होती है, उस चमक को हम क्या कहते हैं? धातुइक चमक कहते हैं। और ग्रेफाइट का देखिए, ग्रेफाइट का एग्जांपल और सेंस में देना था कि ग्रेफाइट अधातु होकर भी वो भी चमकते हैं। ठीक है, हम ग्रेफाइट बोल दिए कि उसमें चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट में चमक होती है अधातु होकर भी। यहां पर भी एक अपवाद है। तो धातु जो होते हैं उसमें धातुई चमक होती है जिसका अधातुओं में अभाव होता है। जो अधातु होते हैं उसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। और धातुओं में विशेष प्रकार की चमक क्यों पाई जाती है, उसका भी कारण जान लीजिए। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। आखिर वो धातु में वो चमक आती कहां से है? धातु में वो चमक आती कहां से? तो आप पहले ही जान चुके हैं कि जो धातु होते हैं दोस्तों, जो धातु होते हैं उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब धातु पर प्रकाश पड़ता है, जब धातु पर प्रकाश पड़ता है तो धातु के जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब धातु पर प्रकाश पड़ता है तो धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और विशेष प्रकार के प्रकाश को उत्पन्न करने लगता है। और इसी से पैदा होती है क्या? चमक। यानी कि धातु में जो धातुई चमक है उसका भी कारण है कि धातु में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में जो धातुई चमक होती है उस धातुई चमक का भी कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव अधातुओं में होने के कारण, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण अधातु में कोई विशेष चमक। लेकिन यहां पर दो अपवाद को याद रखना है। एक ग्रेफाइट और दूसरा आयोडीन। एक ग्रेफाइट और दूसरा आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही अधातु है। ग्रेफाइट या आयोडीन दोनों ही क्या है? लेकिन इसमें धातु के तरह ही चमक पाई जाती है। लेकिन इसमें धातु के तरह ही चमक पाई जाती है। कारण क्या है? कारण आयोडीन का तो अलग कारण है। आयोडीन हैलोजन है और हैलोजन की कुछ अलग विशेषताएं होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम बताए थे कि धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। और धातु में धातुई चमक पाई जाती है, कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। और आपको बताए थे कि ग्रेफाइट जो है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है जिसके कारण वह विद्युत और उष्मा का भी सुचालक था और जिसके कारण ही ग्रेफाइट में धातुई जैसी चमक होती है। क्लियर हो गया? 8वें गुणों पर आइए।
8वां गुरु कि धातु को हथौड़े से पीटने पर जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि, मेटेलिक साउंड, मेटेलिक साउंड। धातु का एक गुण यह भी होता है कि धातु को जब हथौड़े से आप पीटिएगा तो उसमें एक खास प्रकार की ध्वनि निकलेगी, जिस ध्वनि का अधातुओं में पूर्णतः अभाव होता है। आप लोहा को हथौड़ी से पीटिए और आप कोयला को हथौड़ी से पीटिए, कोयला को जब हथौड़ी से पीटिएगा वो ध्वनि, और लोहा को जब हथौड़ी से पीटिएगा वो ध्वनि। कोयला को हथौड़ी से पीटिएगा बगल वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम धातु को जब हथौड़ी से पीटिएगा एकदम बढ़ेगा ठनाक ठनाक। तो धातु जो होते हैं ना, उसको पीटने पर एक खास प्रकार की ध्वनि निकलती है, और उस खास प्रकार की ध्वनि का अधातुओं में पूर्णतः अभाव होता है। अधातुओं में वो खास प्रकार की ध्वनि हथौड़े से पीटने पर नहीं निकलते हैं। क्लियर हो गया? इतने सारे गुणों की पहचान करके ही हम ये पता आसानी से लगा सकते हैं कि 118 तत्वों में कौन से तत्व धातु हैं। हम धातु के लगभग सभी भौतिक गुणों को समझ चुके हैं। धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, हालांकि सभी धातु की आघात वर्धनीयता एक समान नहीं होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन तन्यता भी सभी धातु में एक समान। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक अधातुओं के तुलना में उच्च होते हैं। अपवाद क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक अन्य सभी धातुओं के तुलना में क्या होता है? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वे प्रकाश की उपस्थिति में विशेष तौर पर चमकते हैं, जिन्हें धातुई चमक कहते हैं। धातु जो अधिकांशतः ठोस है, एकमात्र धातु द्रव है वो है पारा, नहीं तो लगभग सभी के सभी अधातु क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। एकमात्र धातु द्रव है वो है पारा। धातु का घनत्व भी अधातुओं के तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और जब धातु पर किसी हथौड़े से प्रहार करते हैं तो एक खास प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिन ध्वनि का अधातुओं में बिल्कुल अभाव पाया जाता है। अधातुओं में बिल्कुल अभाव पाया जाता है। क्लियर हुआ? धातु के भौतिक गुणों को समझ गए? एक बार पढ़िए सारे भौतिक गुणों को, तब हम आएंगे रासायनिक गुण पर। वीडियो रुक गया? नहीं दोस्तों, वीडियो तो यहां से चल रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं ना है। पढ़ लिए? आ जाए आप रासायनिक गुणों पर। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है।
और बिल्कुल सारा क्वेश्चन आज से बनना स्टार्ट होगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन बन रहा है। अब पहला क्वेश्चन बन रहा है, देखिए तो देखें। चलिए, कह रहा है कि प्रकृति में विद्वान सभी धातु क्या है? तत्व है। वेरी गुड। आइए दोस्तों, अब धातु के रासायनिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भिन्न भिन्न पदार्थों से जब धातु की अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, और सबसे पहले ये समझिए कि धातु जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और निर्माण करते हैं किसका? ऑक्साइड का। अब समीकरण बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन आप ये जानिए कि सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम मोनोक्साइड बना लिया, इसको सोडियम मोनोक्साइड पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ धातु बिल्कुल अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये सब धातु है, लेकिन ये सब धातु अभिक्रियाशील है ही नहीं, इसीलिए ये सब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और ये सब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो ये अभिक्रियाशील है ही नहीं। लेकिन जो धातु अभिक्रियाशील है वे सभी के सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन वे कौन कौन धातु है जो अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं? अब इन धातु में जो कॉपर है वो बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन से कुछ कुछ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन चांदी, सोना, प्लेटिनम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। चांदी, सोना, प्लेटिनम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन कॉपर बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, लेकिन साधारण तौर पर कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर हो गया? अब दोस्तों समझिए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लिया? ऑक्साइड बना लिया। अब यहां पर एक बात जानने वाली है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और उसकी प्रकृति उभय धर्मी होती है। उभय धर्मी यानी कि एम्फोटेरिक होती है, एम्फोटेरिक होती है। लेकिन धातु के जो ऑक्साइड है वो कभी भी अम्लीय नहीं हो सकता है, कभी भी अम्लीय नहीं हो सकता है। क्या?
क्या हुआ? अरे अभी बता रहे क्लियर नहीं हुआ, अभी पूरा बात नहीं बताया, इसीलिए समझ में रहा है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? अब कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अब यहां पर समझिए कि उभयधर्मी का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों होना। यानी कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं, कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं जो कभी अम्लीय और कभी क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करता है। और ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करे उसे हम क्या कहते हैं? तो उभयधर्मी का मतलब अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का पाया जाना। उभयधर्मी का मतलब अम्लीय होना नहीं है, बल्कि अम्लीय क्षारीय दोनों होना है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो तो क्षारीय होते हैं, कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? लेकिन धातु का ऑक्साइड कभी भी अम्लीय नहीं हो सकता है, धातु का ऑक्साइड कभी भी अम्लीय नहीं हो सकता है। धातु का ऑक्साइड या तो क्षारीय होगा या उभयधर्मी होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जो अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक बार में एक ही गुणों का प्रदर्शन करेगा, एक बार में दोनों गुणों का प्रदर्शन। क्लियर हुआ? अब ये बात तो जान गए कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है या उभयधर्मी होती है। अधिकांश धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंतर्गत आपको याद रखना पड़ेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। इसके अलावे सोडियम मोनोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इन सब की प्रकृति क्या होती है? और इन सब की प्रकृति क्या है? ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करे उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के होते हैं या अधातु के? धातु के। अधातु का ऑक्साइड उभयधर्मी। उभयधर्मी का प्रदर्शन केवल किसका ऑक्साइड कर सकता है? तो धातु के लगभग सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या उभयधर्मी होती है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण का प्रदर्शन नहीं करते हैं, धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी के रूप में अम्लीय गुण का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि एक धातु के ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय है, तो ऐसा कोई भी धातु नहीं है जिसका ऑक्साइड केवल अम्लीय गुणों का प्रदर्शन करे। क्लियर? पहला रिएक्शन समझे? अभी धातु की अभिक्रिया किससे करवाए जी? ऑक्सीजन से। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या उभयधर्मी? क्षारीय या? वे कौन कौन से धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं? वे कौन कौन से धातु है जो नहीं करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर, सोना, चांदी। कॉपर बहुत मुश्किल के साथ अभिक्रिया कर भी लेते हैं, लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनम ऑक्सीजन से बिल्कुल अभिक्रिया। आइए दोस्तों, हम दूसरे रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। दूसरे रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं, और दूसरा रासायनिक गुण है
कि जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो बनता है हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। तो धातु जल से भी अभिक्रिया करते हैं, धातु जल से भी अभिक्रिया करते हैं, और धातु जल से अभिक्रिया करने के उपरांत कौन गैस का त्याग करता है? हाइड्रोजन गैस का त्याग करता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। बस अंतर यह है दोस्तों कि जो बहुत अभिक्रियाशील धातु है वो ठंडा जल से ही अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ जो थोड़ा कम अभिक्रियाशील है वो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ जो मध्यम अभिक्रियाशील है वो जल के भाप से रिएक्शन करते हैं, जल के भाप से रिएक्शन करते हैं। लेकिन जिस भी अवस्था में धातु जल से अभिक्रिया करे, जिस भी अवस्था में धातु जल से अभिक्रिया करे, कौन गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कौन गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो क्या धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं? बिल्कुल करते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस निकालता है? हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुछ तत्व जो है, कुछ धातु जो है वो बहुत अभिक्रियाशील होने के कारण ठंडे जल से रिएक्शन कर बैठता है। कुछ जो है थोड़ा कम अभिक्रियाशील है वो गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल से। और कुछ जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, वो भाप से अभिक्रिया करता है, वो गर्म और ठंडा जल से अभिक्रिया। लेकिन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करे या गर्म जल से अभिक्रिया करे या भाप से अभिक्रिया करे, सभी परिस्थितियों में धातु जल से अभिक्रिया करके कौन गैस देता है? धातु जल से अभिक्रिया करके कौन गैस देता है? क्लियर हो गया? अब फिर वही धातु है दोस्तों, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, और ये ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं किया था, और ये जल से भी अभिक्रिया, ये जल से भी अभिक्रिया। कॉपर बहुत मुश्किल के साथ जल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन और सब जो धातु है, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये किसी भी परिस्थिति में जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में जल से अभिक्रिया। क्लियर हुआ? तो हमने कितने रासायनिक गुणों को देखे हैं? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय या उभय? धातु जल से अभिक्रिया करके कौन गैस का त्याग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। यानी जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करते हैं, जो धातु होते हैं वो जल से भी अभिक्रिया करते हैं, वो भी जल से भी अभिक्रिया करते हैं। तीसरे रासायनिक गुणों की हम चर्चा करते हैं। तीसरा है कि धातु की अभिक्रिया जब तनु अम्ल के साथ करवाया जाता है। अम्ल की भी दो प्रकृति होती है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, ये बात आप समझ रहे हैं ना? तनु अम्ल का मतलब होता है कि अम्ल की प्रतिशत मात्रा कम है और जल की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। तो जो धातु है दोस्तों, जो धातु है उसकी अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ भी होती है। अब स्वाभाविक है कि अगर तनु के साथ हो रहा है अभिक्रिया तो सांद्र के भी साथ होगा ही होगा, सांद्र अम्ल के साथ होगा ही होगा। तो जब भी धातु की अभिक्रिया तनु अम्लों से होती है, जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलता है। कौन गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस का त्याग करता है। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन गैस का त्याग करते हैं?
हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तनु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, और धातु जब तनु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस का त्याग करते हैं? हाइड्रोजन। तो धातु जल से भी अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का त्याग करता है, धातु तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का त्याग करता है। क्लियर? लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक अम्ल ऐसे हैं, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस देता है दोस्तों? धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस देता है? तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन एक अम्ल ऐसा है जिसका नाम है HNO3, यानी क्या? नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रिक अम्ल से धातु की अभिक्रिया होती है तब हाइड्रोजन गैस का निष्कासन नहीं होता है। धातु सभी अम्लों से अभिक्रिया करके, धातु सभी अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, धातु तनु अम्लों से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। लेकिन एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से जब धातु की अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करता है, धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करता है। लेकिन यहां पर भी दो अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा, एक मैग्नीशियम और दूसरा मैग्नीज। एक मैग्नीशियम और दूसरा मैग्नीज, एक मैग्नीशियम और दूसरा मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे दो धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस न प्रदान करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन दो ऐसे धातु है मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो नाइट्रिक अम्ल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन फिर वो जो धातु है कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये अभिक्रियाशील है ही नहीं। ये ना तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ना जल से अभिक्रिया करते हैं, ना अम्ल से अभिक्रिया करते, ना अम्ल से अभिक्रिया करते। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इनमें जो कॉपर है ये तनु अम्ल से तो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कॉपर सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। कॉपर सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान, लेकिन कॉपर कभी भी तनु अम्लों से अभिक्रिया। और उसके बाद जो सिल्वर, सोना और प्लेटिनम है, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम है, ये तो तनु छोड़िए सांद्र अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये सांद्र अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता। अब यहां पर एक बात आप समझ लीजिए कि चांदी और सोना और प्लेटिनम ये किसी भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, सांद्र अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन एक अम्ल है दोस्तों, वो है अम्ल राज, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु सांद्र अम्ल से भी अभिक्रिया
नहीं करते हैं क्योंकि वे अभिक्रियाशील ही नहीं है। लेकिन सोना प्लेटिनम जैसे धातु एक खास प्रकार के अम्ल में घुल जाते हैं, और वो कौन अम्ल है? अम्लराज। अम्लराज यानी कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को आपस में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अब ध्यान दीजिए कि दोस्तों कि सोना, चांदी और प्लेटिनम किसी भी अम्ल में नहीं घुलते हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम किसी भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन वो अम्लराज में घुल जाते हैं। इसका क्या कारण है? सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन वे अम्लराज में घुल जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो सोना और चांदी और प्लेटिनम का अम्लराज में घुलने का कारण भी समझ लीजिए। अम्लराज किसे कहते हैं? जब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिलाया जाता है तो ये क्या बनता है? अम्लराज बनता है। क्या बनता है? अम्लराज बनता है। और जैसे हम 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को मिलाते हैं तो ये बनाता है NOCl 2H2O और 2 क्लोरीन का परमाणु छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो जब आप 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को आपस में मिलाते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या त्याग करता है? क्लोरीन का परमाणु त्याग करता है। क्या त्याग करता है? और क्लोरीन के परमाणु से ही चांदी अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? चांदी अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है ऑरिक क्लोराइड। क्या बनाता है? ऑरिक क्लोराइड। और प्लेटिनम भी चांदी क्लोरीन से अभिक्रिया कर देता है, सॉरी परमाणु बनता है, अणु दे दिए। प्लेटिनम भी क्लोरीन के परमाणु से रिएक्ट कर प्लेटिनम भी क्लोरीन से परमाणु से रिएक्ट कर प्लेटिनम क्लोराइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो अम्लराज में सोना, चांदी, प्लेटिनम इसलिए घुल जाते हैं कि अम्लराज में उपस्थित होते हैं क्लोरीन के परमाणु, और वही क्लोरीन के परमाणु सोना से रिएक्ट करके सोना को ऑरिक क्लोराइड, प्लेटिनम को प्लेटिनम क्लोराइड में तब्दील कर देता है। और यही यौगिक बनने के कारण सोना और प्लेटिनम जैसे धातु अम्लराज में क्या हो जाते हैं? तो अम्लराज में घुलने का कारण है अम्लराज में उपस्थित क्लोरीन के परमाणु। क्लियर हो गया? 3 ही रासायनिक गुण काफी है, और चौथा रासायनिक गुण आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताए हुए थे। तो धातु के भौतिक और रासायनिक गुण समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्वेश्चन बनाइएगा, नेक्स्ट अगले क्लास में हम बात करेंगे। चलिए, लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके बाद भी 2 चैप्टर बाकी है, 3 चैप्टर बाकी है। 3 चैप्टर है, 2 बड़ा है और 1 छोटा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। सर पिछला क्लास नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री का बिल्कुल चल रहा है।
दीपक राज, पिछला क्लास तो बिल्कुल चल रहा है, देख लेते हैं। फिर भी आप बोले, लेकिन नहीं चलने का, कोई भी रिकॉर्डेड बैच नहीं चलने का अभी तक तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। केमिस्ट्री के बाद इकोनॉमी होगा। यस, केमिस्ट्री के बाद इकोनॉमी ही होगा। अच्छा, टेस्ट कब होगा? टेस्ट होगा। हम बोले थे 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, टेस्ट होगा। याद करते जाइए, कभी भी हम टेस्ट की घोषणा कर सकते हैं। और बिल्कुल जो टेस्ट में प्राइज रहेगा जल्द घोषणा कर देते हैं, हम भूल गए थे।